ऊपर शहरी बहू की मशीन, नीचे गांव की बहू की उपली वाली रसोई। आह, आह, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं, बहुत दर्द भी हो रहा है, कुछ करिए ना। माँ, आप रोशनी को संभालिए, मैं जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ। रोशनी को लेकर नीचे आइए, हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। सुनीता भाभी, देख लिया अपनी उपली वाली रसोई का नतीजा। आज आपकी वजह से रोशनी भाभी की क्या हालत हो गई है। हमने आपको कितना समझाया, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे क्या पता कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तुझे इतना समझाया, अगर तू मेरी बात मान लेती तो आज ऐसा नहीं होता। माँ जी, मेरी आंखें बहुत ज्यादा जल रही है। सुनीता की उपले वाली रसोई से ऐसा क्या हुआ था जो आज रोशनी इस कदर अपनी आंखों को लेकर रो रही थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अच्छा हुआ मैंने ये वेजिटेबल कटर मंगवा लिया है। खाना बनाना मेरे लिए और कितना आसान हो गया है। चंद मिनटों में ही ढेर सारी सब्जी कट जाती है। लो, ओवन में खाना गर्म होने के लिए रखा था, वो भी गर्म हो गया। अब जल्दी से अपने न्यू ब्रांड मिक्सर में चटनी पीस लेती हूँ। सब्जी काटने से लेकर आटा गूंथने तक रोशनी मशीन का इस्तेमाल करती है। देखते ही देखते रोशनी आटा गूंथने की मशीन में ढेर सारा आटा डालकर रोटी मेकर में गर्मा गर्म रोटियां बना लेती है, तो वहीं वेजिटेबल्स कटर की मदद से ढेर सारी सब्जियां काट लेती है और ठंडे खाने को भी कुछ देर में ओवन में गर्म कर लेती है। बहू, कितनी बार कहा है तुम्हें कि चटनी जब भी बनाने तो सिर्फ सिलबट्टे पर पीस कर बनाओ। ये मिक्सर वाली चटनी में वो स्वाद नहीं जो सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी में आता है। और आज तो खाने में भी ज्यादा स्वाद नहीं आ रहा है, रोटियां भी हद से ज्यादा पतली हैं। हाथ से खाना बनाने और मशीन से खाना बनाने में थोड़ा बहुत फर्क होता है। और जब मैं पहले बिना रोटी मेकर की मोटी मोटी रोटी बनाती थी, तब भी आप लोगों को रोटी खाने में दिक्कत थी। और अब जब रोटी मेकर की मदद से पतली पतली रोटी बनाती हूँ, तब भी आपको दिक्कत है। और पिताजी, आज के जमाने में कौन अपने शहर के घरों में सिलबट्टा रखता है? सब लोग मिक्सर में ही पीसी हुई चटनी खाते हैं। जल्दी भी बन जाती है और चटनी भी अच्छी बनती है। ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि जो मोहित के लिए गांव से रिश्ता आया था, उसका क्या हुआ? मुझे तो ये लड़की काफी पसंद है, मेरी तरफ से तो हाँ है। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, मैं आज ही उनके यहाँ न्योता भिजवा देता हूँ कि हम लोग उनके घर आ रहे हैं। इसी रविवार चलकर उनके परिवार से मिल लेते हैं। लेकिन माँ जी, पिताजी, क्या एक गांव की लड़की हमारे साथ एडजस्ट कर पाएगी? वहाँ का वातावरण और हमारे वातावरण में काफी फर्क है। शुरुआत में दिक्कत होगी उसे, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाएगी। हम सब हैं तो सही, और कौन सा तुम्हें और उसको यहाँ रहना है। तू यहाँ ऊपर रहेगी तो वो नीचे वाले कमरे में रहेगी। कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें एक दूसरे से। अगले रविवार पूरा परिवार गांव जाकर सुनीता और मोहित का रिश्ता तय कर देता है और कुछ ही समय में मोहित और सुनीता की शादी हो जाती है और गांव में पली बड़ी सुनीता अपने शहरी मॉडर्न ससुराल आ जाती है, जहां घर की बड़ी और मॉडर्न बहू रोशनी ऊपर वाले फ्लोर पर रहती, तो वहीं गांव से आई सुनीता नीचे वाले फ्लोर पर रहती। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। शादी को 3 दिन हो गए हैं माँ जी। कहकर गई हैं कि कल मेरी पहली रसोई की रस्म है, लेकिन खाना कैसे बनाऊं? मुझे तो ये शहरी चूल्हे पर खाना बनाना आएगा ही नहीं। मुझे तो अपने गांव वाले मिट्टी उपले के चूल्हे की आदत है, और आसपास तो कहीं उपला भी नहीं है। क्या करूं मैं? सुनीता खाना बनाने के लिए अपने गांव की मिट्टी और उपले के बने हुए चूल्हे को याद कर रही होती है। शाम को सुनीता थोड़ी देर के लिए जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, तो उसे सड़क पर एक गाय दिखती है जो सड़क किनारे खड़े होकर गोबर कर रही थी। इस गाय ने तो ढेर सारा गोबर किया है। एक काम करती हूँ, इसके गोबर को ही ले जाती हूँ। अभी तो धूप है, सुबह तक गोबर सूख जाएगा तो आराम से खाना बना सकूंगी। सुनीता गोबर को घर पर ले आती है और उसके उपले बनाकर उसे सूखने के लिए रख देती है। वहीं आंगन से मिट्टी लेकर सुनीता अपने घर में मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। सुबह होते ही उन सूखे हुए उपले से सुनीता मिट्टी के चूल्हे पर अच्छे से लगाकर पूरी रसोई को भी उपले से अच्छे से ढक लेती है। बन गया मेरा उपले वाला चूल्हा, और रसोई भी। अब बनाऊंगी मैं इसमें आराम से खाना। सुनीता अपने उपले वाली रसोई में तरह तरह के गांव के देसी पकवान बनाती है, जो उसके ससुराल वालों को खाने में काफी पसंद आता है। सुनीता बहू, तुमने तो काफी अच्छा खाना बनाया है। मुझे नहीं पता था कि गांव का देसी खाना इतना ज्यादा टेस्टी होता है। अब से मेरे लिए खाना तो तुम ही बनाना। बेटा, तुम्हारी ये तड़के वाली दाल और आलू भिंडी की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। और भाभी, जो आपने ये आलू पालक की सब्जी बनाई है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। बहुत टेस्टी खाना बनाया है आपने। सभी को सुनीता के हाथ का खाना काफी पसंद आता है
और पूरा परिवार एक साथ बैठकर अच्छे से खाने को एंजॉय करता है। एक दो दिन तो सिर्फ सुनीता ही घर में अपने उपले वाली रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन अब रोशनी भी मशीनों से भरी रसोई में कई तरह का खाना बनाना शुरू कर देती है। 3-4 दिनों से सब मेरी गांव से आई हुई देवरानी का खाना खाकर इतनी तारीफ कर रहे हैं। आज मैं सभी को अपने हाथ का इतना टेस्टी चॉकलेट केक खिलाऊंगी ना कि सब उसके गांव के देसी खाने को भूलकर मेरे केक की तारीफ करेंगे। रोशनी बड़े से बाउल में केक का सारा मिक्सर डाल देती है, उस बैटर मशीन की मदद से मिलाने लगती है और तैयार हुए मिक्सचर ओवन में रख देती है। तभी अचानक रोशनी की रसोई में नीचे की तरफ से धुआं आने लगता है। ये मेरी रसोई से बाहर धुआं कैसे आ रहा है? ये तो नीचे की तरफ से आ रहा है और नीचे तो मेरी देवरानी रहती है, कहीं नीचे आग तो नहीं लग गई? रोशनी जल्दी से अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और देखती है कि नीचे बनी देवरानी की उपले वाली रसोई से धुआं सीधा ऊपर उसकी मशीनों से भरी रसोई में आ रहा है। ये सब क्या है? तुमने पूरी रसोई का क्या हाल कर दिया है? चारों तरफ ये गाय के उपले हैं और इसमें से कितना धुआं निकल रहा है। ये सारा धुआं मेरी रसोई में आ रहा है। अरे जिठानी जी, चूल्हा उपले मिट्टी का बना हुआ है और उपले थोड़ा ज्यादा धुआं छोड़ते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में धुआं अपने आप आना बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद? नहीं, अभी धुएं को रोको। खास खास कर सांस चढ़ने लगे हैं मेरी। पूरे किचन में धुआं धुआं हो गया है। सुनीता जब भी अपने नीचे बनी उपले की रसोई में खाना बनाती तो उसका सारा धुआं ऊपर बनी शहरी मॉडर्न बहू की मशीन वाली रसोई में जाता। सुनीता ने तो हद करके रख दी है। अपनी उपले वाली रसोई का सारा काला धुआं मेरी रसोई में छोड़ देती है। एक तो खास खास कर हालत खराब हो गई, ऊपर से अब रसोई की दीवारें भी काली पड़ने लगी है। और जरा मेरी मशीनों को तो देखो, सब पर कितनी धूल जमा हो गई है। नीचे बनी उपले की रसोई से आ रहे धुएं की वजह से रोशनी काफी ज्यादा परेशान थी। हर रोज की तरह रोशनी जैसे ही काम खत्म करके रसोई में खाना बनाने के लिए आती है तो नीचे से उपले वाली रसोई से आ रहे धुएं की वजह से रोशनी की रसोई काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। साथ ही साथ अब बार बार चेहरे पर धुआं लगने की वजह से रोशनी का चेहरा भी काला होने लगता है। अब बस बहुत हुआ, आज मैं इसकी रसोई को छोड़ूंगी नहीं। रोशनी गुस्से में तिलमिलाते हुए सुनीता के कमरे में जाती है और उस पर काफी चिल्लाने लगती है। तभी मनोरमा भी नीचे आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं को रोकती है। बस भी करो दोनों, जब देखो बस लड़ाई करती रहोगी। रोशनी बहू, अगर तुझे धुएं से इतनी ही दिक्कत हो रही है तो अपनी रसोई की खिड़की बंद क्यों नहीं कर लेती? और सुनीता बहू, तू इतनी भी गवार नहीं है कि तुझे शहरी गैस सिलेंडर पर खाना बनाना ना आए। धुआं इसकी रसोई से आए और खिड़की मैं बंद कर लूं? वाह माँ जी। माँ जी, मुझे नहीं आता गैस सिलेंडर पर खाना बनाना। सिलेंडर फट गया तो आप तो मुझे ही बोलेंगी। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। एक बहू की रसोई में मशीन से भर रखी है और खाना बनाना उसे रत्ती भर नहीं आता। तुझे खाना बनाना आता है, लेकिन तेरी धुएं ने सबको परेशान करके रख दिया है। परेशान हो गई हूँ मैं तुम दोनों से ही। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और आज रोशनी को एक पार्टी में जाना था, इसलिए वो मेकअप के साथ साथ आंखों में लेंस भी लगा लेती है। पानी पीने के लिए रोशनी जैसे ही अपनी रसोई में आती है तो फिर से नीचे उपले की रसोई से आ रहे धुएं की वजह से उसकी आंखें जलने लगती हैं और रोशनी अपनी आंखों को बहुत तेज रगड़ देती है, जिससे आंखों में लगा हुआ लेंस रोशनी को बहुत बुरी तरह से चुभने लगता है और रोशनी चिल्लाना शुरू कर देती है। सभी लोग भागे भागे आते हैं और रोशनी को अस्पताल लेकर जाते हैं। लेंस चुभने की वजह से अब रोशनी को कई दिनों तक डॉक्टर रेस्ट करने के लिए कह देते हैं। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। आज तेरी वजह से रोशनी बहू की क्या हालत हो रही है। अगर अब से तूने अपने उपले वाली रसोई में खाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोरिया बिस्तर बांधकर तुझे गांव भेज दूंगी, समझी? फिर से अपनी सास की डांट सुनकर सुनीता अपने पति मोहित के साथ अपने नीचे वाले घर में आती है कि तभी सुनीता की नजर सामने बने एक घर पर जाती है। उस घर की दीवार पर चिमनी देख सुनीता अपने पति मोहित से सवाल करने लगती है। सुनिए जी, ये अजीब सी लोहे जैसी चीज क्या है उस दीवार पर जो सीधा छत की तरफ जा रही है? इसे चिमनी कहते हैं। इसे हम रसोई में लगाते हैं, जिससे रसोई का सारा धुआं इधर उधर फैलने की बजाय चिमनी से होकर सीधा छत पर निकलता है। ऊपर भाभी की रसोई में भी तो चिमनी लगी है, इसलिए उनकी रसोई का जो भी धुआं होता है तो वो ऊपर निकल जाता है। चिमनी के बारे में सुन सुनीता के दिमाग की बत्ती जल जाती है और अब वो अपने पति से ढेर सारे लोहे के टीन के डिब्बे मंगवाती है और उसे अपनी उपले वाले चूल्हे के ऊपर अच्छे से लगाकर एक पर एक टीन के डिब्बे रख उसे खिड़की के बाहर की तरफ छोड़ देती है, जिससे अब चूल्हे का सारा धुआं निकलकर खिड़की से ऊपर जाने के बजाय
टीन के डिब्बे की मदद से दूसरी तरफ जाने लगता है और अब आराम से खाना बना पाती है। तो वहीं कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर अब रोशनी भी आराम से अपनी मशीनों से भरी रसोई में खाना बनाती है और धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो जाता है। ये देखो, ये 2 लड़कों का रिश्ता तुम दोनों के लिए है। परिवार बहुत ही अच्छा है, तुम दोनों वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। माँ, अगर आपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। अब जहाँ हिमानी को लड़का पसंद आ जाता है, वहीं दूसरी तरफ सोनाली लड़के की तस्वीर को अपने हाथों से फाड़ते हुए कहती है, माँ मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आपके बताए हुए रिश्ते से मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और अगर आपने मेरी शादी जबरदस्ती किसी से करवाई तो मैं कुछ ऐसा वैसा कर जाऊंगी खुद के साथ। सोनाली की बातें सुनकर गायत्री और उसकी छोटी बहन दंग रह जाती हैं। दीदी, आप बड़ी होने के बाद भी ये सब कैसे कर सकती हैं? आप अपनी बिरादरी से बाहर जाकर शादी करने की बात कर रही हैं। इस तरह से तो आप माँ की इज्जत पल भर में समाज में नीलाम कर दोगी। अपना मुंह बंद करो हिमानी। तुम चाहती हो कि मैं अपने साथ कुछ ऐसा वैसा करूं। अगर नहीं चाहती हो तो मेरी शादी उसी से होनी चाहिए जिससे मैं चाहती हूँ। छोड़ दे हिमानी, अब इसे कुछ मत समझा। लव मैरिज वाले ससुराल में इसको कितनी इज्जत मिलती है वो इसे खुद वहाँ जाकर ही पता चल जाएगा। कुछ दिनों बाद गायत्री अपनी बड़ी बेटी की शादी लव और छोटी बेटी की शादी अरेंज तरीके से करवा देती है, जिसके बाद दोनों ही बहनों का अपने अपने ससुराल में गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। पता नहीं किस गरीब को अपने घर की बहू बनाकर ले आया। आजा घर के अंदर। हो गई गृह प्रवेश की रस्म। जी माँ जी। अगले दिन सुबह सोनाली का पति अपने हाथों में स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें लेकर, सोनाली फटाफट पैकिंग कर लो, स्विट्जरलैंड की टिकट तैयार है। क्या हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? तुम कितने अच्छे हो। लव यू बेबी। मैं अभी पैकिंग करती हूँ। अब कुछ ही घंटों में सोनाली फटाफट पैकिंग करके अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हिमानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपनी सास को खिला रही होती है। ये कैसा खाना बनाया है तूने? खाना बनाना तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं क्या? इस थाली को उठाकर अभी यहाँ से लेकर जा, नहीं तो सारा खाना तेरे मुंह पर फेंक दूंगी मैं। अपनी सास की बातें सुनकर हिमानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सहमी डरी हुई हालत में सभी खाने को उठाकर रसोई में लेकर चली जाती है। माँ को फोन करती हूँ। माँ मुझे स्विट्जरलैंड में देखकर बहुत खुश होंगी। गायत्री अपनी बेटी की कॉल देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आपको बहुत चिंता थी ना कि लव मैरिज में मुझे मेरे ससुराल में इज्जत नहीं मिलेगी। आपको पता भी है मैं इस वक्त कहाँ हूँ? स्विट्जरलैंड में। शादी के अगले दिन मेरे पति मुझे स्विट्जरलैंड लेकर आ गए। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी, मुझे तो तेरी ही चिंता खाई जा रही थी। अच्छा रुक जरा, हिमानी की कॉल आ रही है। माँ कॉन्फ्रेंस पे ले लो ना उसे भी। गायत्री अपनी दोनों बेटी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेती है। हाँ हिमानी बेटी, कैसी है? माँ मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी सास तो मेरी इज्जत ही नहीं कर रही है। पहले दिन ही मुझ पर थाली फेंकने की धमकी दी उन्होंने। अरे बाप रे, ये इज्जत मिली अरेंज मैरिज करके तुझे तेरे ससुराल में? दीदी आप भी हो कॉल पर? हाँ, और तुझे पता है मैं अभी इस वक्त कहाँ हूँ? स्विट्जरलैंड अपने पति के साथ पहाड़ों पर, झीलों में बहुत मजा आ रहा है। इसलिए मैंने तुझे भी कहा था कि लव मैरिज कर ले, लेकिन नहीं, तुझे तो दुनियादारी समाज के बारे में सोचना था। अब भुगतो। कुछ समय बाद सोनाली स्विट्जरलैंड से वापस अपने ससुराल आती है। आ गई महारानी, मेरे बेटों के पैसों में आग लगाकर स्विट्जरलैंड से। चला फटाफट घर के कामों में लग जा। रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं, खाना भी बनाना है और घर की साफ सफाई भी। सोनाली बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने सास के कहने पर घर के सभी कामों को निपटाने लगती है। काम करते करते सोनाली को सुबह से शाम हो जाती है और जब शाम को थक हार के सोनाली खाना खाने बैठती है कि तभी वहां पर उसकी सास उसके हाथों से खाने की प्लेट छीनते हुए। घर का सारा काम खत्म हो गया जो महारानी खाना खाने बैठ गई? चल जाकर घर के काम कर। माँ जी मैंने घर के सारे काम खत्म कर लिए। इतनी जल्दी खत्म कर लिया? इधर आ, मैं तुझे थोड़े और काम देती हूँ। कुंती सोनाली को लेकर अपने कमरे में आती है, जहाँ वह अपनी अलमारी से नई नई 5 से 6 साड़ियाँ उसके हाथों में देते हुए कहती है, जा इस साड़ी को फटाफट धो, बहुत गंदी हो गई हैं। माँ जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सभी साड़ियाँ तो साफ हैं। सोनाली की बातें सुनकर कुंती सोनाली के बालों को खींचते हुए कहती है, लव मैरिज करके आई है तो अपने आप को इस घर की महारानी समझ रही है? अरे 2 कौड़ी की इज्जत तेरी इस घर में, नौकरानी है तू इस घर की और उससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ हिमानी की सास उर्मिला हिमानी के घर के सारे कामों को सिखा देती है और उसके साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है। तेरे तो सर में दर्द हो रहा था ना बहू,
फिर तू क्यों घर के कामों में लगी? इधर आ, मैं अपने हाथों से तेरे सर में मालिश कर देती हूँ। अब उर्मिला अपनी बहू हिमानी के सर में तेल की मालिश करती है। हिमानी अब अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन सोनाली की जिंदगी दिन पर दिन खराब ही होती जा रही थी। तभी एक रात, विपिन, ये प्रेरणा कौन है? रात के 2 बजे हर दिन तुम्हें कॉल करती है। सोनाली इतना बोलती ही है कि विपिन खींच के उसको एक चाटा मारता है और वो जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होने की और मेरा फोन चेक करने की? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो विपिन? क्या यही दिन दिखाने के लिए तुमने मुझसे लव मैरिज करी? लव मैरिज मैंने तुमसे सिर्फ अपनी नीड पूरी करने के लिए की थी और वो नीड तो स्विट्जरलैंड में ही पूरी हो गई थी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और अब तुम्हारी इस घर में भी इज्जत एक सिर्फ नौकर की जितनी है। विपिन सोनाली को लात मारते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। हे भगवान, ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ? अब ये दुख मैं किसे बताऊं? माँ से भी नहीं कह सकती। आखिर ये फैसला भी तो मैंने खुद ही लिया था अपने लिए। तभी कुछ दिन बाद गायत्री अपने दोनों बेटी का हालचाल लेने के लिए उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। और तुम दोनों ठीक तो हो ना अपने अपने ससुराल में? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। शुरू में तो लगा था माँ जी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे पति भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं। चलिए मैं फोन रखती हूँ, बाद में करूंगी, अभी थोड़ा बिजी हूँ। हिमानी फोन रख देती है। तभी वहाँ पर उसका पति केशव आता है। अच्छा, माँ से बात हो गई? हिमानी जी, ये देखिए, मैं आपके लिए डायमंड का हार लेकर आया हूँ। कैसा लगा आपको? केशव जी, ये तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे प्यार से कम। तुम भी तो मुझे इतना प्यार करती हो, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सोनाली की सास सोनाली के गले से उसके सोने के हार को छीनते हुए, माँ जी, छोड़िए इस हार को। माँ ये ऐसे नहीं देगी अपने इस सोने के हार को, इसके साथ जबरदस्ती करनी होगी। भगवान के लिए ये हार मुझसे मत छीनिए। ये हार मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से मुझे दिया है। दिया होगा तेरी माँ ने बहुत प्यार से, लेकिन नौकरानी के गले पर सोने के हार अच्छे नहीं लगते। ला इधर दे इस हार को। सोनाली का पति और उसकी सास सोनाली के गले से हार को छीन कर वहां से चले जाते हैं। अब जहां हिमानी की इज्जत अपने अरेंज मैरिज वाले ससुराल में महारानी की तरह हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सोनाली के लव मैरिज वाले ससुराल में उसकी इज्जत नौकरानी से भी बदतर होती जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन सोनाली के पास उसकी माँ और बहन की कॉन्फ्रेंस कॉल आती है। क्या हाल है दीदी? अब तो आप हमें याद ही नहीं करती। लगता है जीजू कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसीलिए तो हमारी याद नहीं आती अब। क्या हिमानी, तू भी कुछ भी बोलती है। और बता सोनाली बेटी, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1 मिनट माँ, लाइन पर है ना, दरवाजे पर कोई है। सोनाली चालू कॉल मेज पर रख देती है और दरवाजे को खोलती है कि तभी कुंती उसके गले को दबाते हुए कहती है, महारानी अकेले कर कमरे में आराम फरमा रही हैं और घर के सारे काम पड़े हुए हैं। माँ जी मेरा गला छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है। दम घुट रहा है तो घुटने दे, आज तुझे गला दबा के मार ही दूंगी। मम्मी, दीदी की जान खतरे में है, हमें फौरन पुलिस लेकर वहाँ पहुँचना चाहिए। सोनाली का दम घुटता ही जा रहा था, लेकिन कुंती उसके गले को छोड़ ही नहीं रही थी कि तभी कुछ ही देर में हिमानी और गायत्री पुलिस को लेकर वहां पर पहुंचती हैं। दूर हटिए, छोड़िए सोनाली के गले को और थाने चलिए। अपनी बहू को जान से मारने के जुल्म में आपको जेल होती है। नहीं इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपको यहाँ पर किसने बुलाया? हम तो एक इवेंट्स का रिहर्सल कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अरे ये सब क्या है मैडम? आपके रिहर्सल के चक्कर में आपने मेरा टाइम खोटा कर दिया। पुलिस के वहां से जाने के बाद, ठीक है माँ जी, अब मैं भी चलती हूँ यहाँ से। आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना मुझसे, क्योंकि मैं लव मैरिज करके इस घर में बहू बनकर आई। नहीं बहू, तो रुक जा, तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। मेरी ही सोच बहुत गलत थी जो मैं तेरे साथ इतना ज्यादा बुरा बर्ताव कर रही थी। जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुंती की शर्मिंदगी देखते हुए सोनाली अपनी सास की गलतियों को माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों ही बहन अपने लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वाले ससुराल में खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती हैं।